दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुमित के आर त्यागी और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ एक ऐसी हस्ती को जिनके बारे में दुनिया के सभी देश ऑलमोस्ट जानते हैं। और निम्र योगी के इस मंच पर उनका परिचय कराने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी को उनके कुछ कामों के बारे में बताऊं, क्योंकि उनके जो काम हैं वो ऐसे हैं कि दुनिया के दुख और दर्द को मिटाने वाले हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट लेट अस हैव ए लुक टू हिज वर्क। इन शख्सियत ने जिनका नाम है श्री मोहन जोशी, और इनके कामों की एक झलक इस पीपीटी में। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं जिक्र किसका कर रहा हूँ, और आपके इनके कामों से ये अंदाजा लग गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ श्री मोहन जोशी साहब की, और जो कि एक बहुत ही अच्छे हीलर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्र योगी के मंच पे, जोशी सर। नमस्ते सर, थैंक यू मुझे ये मौका दिया हीलिंग के बारे में बात करने का। तो मैं भले आज बुधवार भी है, मैं आपसे शुक्रगुजार हूँ। जी जी, शुक्रिया सर। ये वैसे मंच पे मैं बहुत सारे विद्वानों को लेके आता रहा हूँ, और नाम भी इसका निम्र योगी है। न्यूमरोलॉजी से योग का सफर मेरा अलग जारी है, लेकिन इसमें अकल्ट साइंसेस या हीलिंग के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जिन्होंने खास मुकाम हासिल किए, उन सभी के लिए मंच खुला है, उनके आशीर्वाद के लिए। और आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने अंबानी से लेके और लाखों लोगों का इलाज किया है अपनी हीलिंग पावर से। एक ऐसी हीलिंग जो दुनिया में सबसे अलग है, एक ऐसी हीलिंग जो बहुत सारे लोग सिर्फ उनका अनुभव कर चुके हैं लेकिन शायद जानते नहीं। और पहली बार इस मंच से हम उस हीलिंग के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मोहन सर ये बताएं, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपका सफर जिंदगी का कैसे रहा और इस हीलिंग से कब और कैसे आपका जुड़ना हुआ। सच बोले तो मुझे हीलर बनना ही नहीं था। हीलिंग के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं थी। ये मेरा भाग्य या मेरी नीति इसमें मेरे को लेके आई। जी। मैं अकोला का रहवासी था। अकोला बोल तो जो नागपुर के पास है, अकोला डिस्ट्रिक्ट। तो मेरा जन्म नागपुर में हुआ और मेरा पहले पहले का 30 साल की जिंदगी मेरी अकोला में गई। जी सर। और अकोला में मैंने 1971 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। जी। और 1968 से मैंने ज्योतिष का पढ़ाई चालू किया। ओ। और ज्योतिष में मैं काफ़ी नाम भी कमाया। जी। तो 1980 की बात है। मेरे कुछ वेल विशर जो मेरे को चाहने वाले लोग थे, उन्हें मुझे सलाह दी कि आपका ज्योतिष इतना अच्छा है, आपने ज्योतिष में इतना प्रोग्रेस किया है, आप बड़े गांव में जाइए। क्योंकि उस समय अकोला का, भले आज अकोला कारपोरेशन है, लेकिन उस समय अकोला का पॉपुलेशन था 1 लाख या 1 लाख के आसपास। तो उन्होंने मुझे सलाह दी, आप कोई बड़े गांव में जाइए। तो महाराष्ट्र में तो बड़ा गांव तो मुंबई है,
तो मैंने क्या किया, स्टेट बैंक में अर्जी दाखिल की कि मुझे बॉम्बे में ट्रांसफर चाहिए। और उस समय बॉम्बे में जाने आने वाला कोई नहीं था, इच्छा से कोई बॉम्बे आता नहीं था, हाउसिंग प्रॉब्लम वगैरह बड़ी थी, तो मुझे तुरंत उन्होंने ट्रांसफर करा दिया। ओके। तो 1980 में बॉम्बे आया। तो 1980 के पहले मैंने हीलिंग का नाम भी नहीं पढ़ा था, हीलिंग के बारे में कुछ भी मालूमात भी नहीं थी। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 1980s में हीलिंग ये इंडिया में नहीं था, ना कोई हीलर था, ना कोई हीलिंग कोई टीचिंग करता था। जी बिल्कुल। हीलिंग ये शब्द ही नया था उस समय में। उस समय में बॉम्बे में आया। मैं सीधे तरह से आपका बात कर रहा हूँ कि मैं पैसा कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए ज्योतिष के थ्रू मैं बॉम्बे आया जी। और बॉम्बे में आया। वैसे मेरे थोड़ा वो सर्कल बढ़ने लगा, माउथ पब्लिसिटी होने लगी और मेरी मुलाकात मेरी नियति की वजह से एक आदमी से हुई। और वो आदमी को मिलने के बाद मेरा लाइफ चेंज हुआ, टर्न हुआ। जी। अगर आप वो आदमी थे, मैं नाम पूछ सकता हूँ उस व्यक्ति का? मैं बोल रहा हूँ। वो साहब ने मेरा नाम सुना कि मैं बड़ा अच्छा ज्योतिष हूँ करके, वो मेरे पास ज्योतिष देखने के लिए आए और फिर हमारी फ्रेंडशिप हो गई, हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए। तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला, मोहन, आई थिंक यू आर ए बॉर्न हीलर। तो मैं बोला क्या क्या तो वो क्या बोले, फिर मैं एक बार टेस्ट करता हूँ, आप मेरे चेम्बर में आइए, मैंने अभी जो बोला मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। जी। तो उनका चेम्बर था बॉम्बे हॉस्पिटल में। हेलो, कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करूँ? हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, तो उनका चेम्बर था बॉम्बे हॉस्पिटल में और वो he was heading the department of parapsychology in Bombay Hospital। हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे बोला आई थिंक यू आर ए हीलर। तो ठीक है, मैं उनके चेम्बर में गया, मैं बोला आंख बंद कर, मैंने आंख बंद किया, उनके सामने बैठा मैं एक चेयर पे। तो उन्होंने क्या किया मालूम नहीं, मुझे बोला हाँ आप हीलर हो। मैंने बोला क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को हीलिंग सीखने का इच्छा नहीं थी। जी। वो बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली योर टच विल हील द पेशेंट। चलो उन्होंने बोला, लेकिन मैंने उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि कोई हाथ लगा के बीमारी अच्छा हो सकती है, इस पर मेरा खुद का ही विश्वास नहीं था। तो भले उन्होंने ये बोला, उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। जी। और मुझे हीलिंग सीखने की इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि अच्छा जॉब था स्टेट बैंक में और ज्योतिष करके कुछ नाम भी कमाया था। तो तीसरा सब्जेक्ट में मैं क्यों जाऊं जी, जिसके बारे में कुछ मालूम नहीं। जी। लेकिन ठीक है, उन्होंने बोला, ये मेरी जो ब्रांच थी बॉम्बे में, वुड हाउस रोड कोलाबा, बहुत छोटी ब्रांच थी। तो मेरे 8-10 ही स्टाफ था, उनको पता लगा कि कोई तो भी डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला है कि मेरे हाथ से लोग अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैं खुद बिलीव नहीं करता हूँ। तो 6-8 महीने बीत गए और मेरे जो बॉस थे नरेंद्र कुमार नवघरे, उनको एक तकलीफ हुई। वो तकलीफ का नाम मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं उसको, गैंग्लियन, GANGLION। गैंग्लियन, जी। उन्होंने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले हम इसको काट सकते हैं, लेकिन ये फिर बढ़ने वाली चीज है, दिस इज इनक्योरेबल। चलो आप बोले तो इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन फिर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद फिर बढ़ सकता है, तो फिर ऑपरेट करना पड़ेगा। Now this person who was my boss insisted me, अरे आपको किसने बोला है ना आपके हाथ में छपा है, why not we try। तो ये मैं 1982 की मार्च की घटना बता रहा हूँ। काफी साल हो गए जी। 1982 मार्च में हीलिंग के बारे में बॉम्बे में किसको भी कुछ भी मालूम नहीं था जी। ये आपने रिक्की सुना होगा या प्राणिक सुना होगा, ये 1989 या 1991 में आया हुआ है। हाँ, ये सुनिए। मैं उसके पहले 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। जब हीलिंग सब्जेक्ट है किसको मालूम नहीं था ज्यादा। हाँ? जी। तो हम क्या करते थे, किसको बोलेंगे तो लोग हंसेंगे हमको, अरे हम हीलिंग कर रहे हैं,
तो हम क्या करते थे दोनों, बिकॉज ही वाज माय बॉस एंड ही इंसिस्टेड, व्हाई नॉट वी ट्राई, वी विल गो टू रिकॉर्ड रूम। हम रिकॉर्ड रूम में जाते, अंदर से दरवाजा बंद करते और फिर हीलिंग करने का ट्राई करते। हमें वो भी मालूम नहीं था कैसा हीलिंग करना, कैसा क्या करना, कोई गुरु नहीं था, कोई मार्गदर्शक नहीं था जी। लेकिन वो डॉक्टर क्लिनिक को एक दो बार देखा था, तो मैंने उनको बोला हमारे बॉस को, आप आंख बंद कर दीजिए। मैंने भी मेरे आंख बंद कर दिए और जहां उनका ग्रोथ था गैंग्लियन, वहां मैंने टच किया मेरे फिंगर टिप से। जैसा मैंने फिंगर टिप से टच किया तो 2-4 मिनट के बाद मेरे साहब बोलने लगे, तुम्हारे हाथ बहुत गर्म होते हैं। मैंने ज्यादा उस पर ख्याल नहीं दिया, हो सकता है कि इसका टेम्परेचर ज्यादा हो कम है, 2 आदमी में तो वो सब फर्क पड़ता ही है। और उनका 2 दिन के अंदर पूरे जो वेदना थी, पेन्स थे, निकल गए। वाह, क्या बात। लेकिन मुझे उसमें मजा नहीं आया, मुझे उसमें कोई बड़ापन नहीं लगा, क्योंकि देखो पेन जाना ये कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। कभी कभी क्या होता है, पेन 2-3 दिन के बाद चले जाता है और हम 2-3 दिन के बाद हाथ लगाएंगे, पेन जाएगा, तो हम उसका क्रेडिट हम कैसा ले सकते हैं? बिल्कुल सही। कोई पेन परमानेंट तो पेन रहते नहीं ना। हो सकता है उसने गोली लिया तो भी पेन चले जा सकता है। तो पेन जाने से मैं कोई ज्यादा उत्साहित नहीं हुआ। लेकिन पेन गए थे 2 दिन के बाद उसको कोई पेन नहीं रहे। एक्चुअली उसको क्या है, उनको स्वेलिंग था यहाँ, ये अपने पाम के पास, और उनको 1 किलो का वजन भी उठाना मुश्किल होता था, और पेन थे, पेन और स्वेलिंग, तो उनका बीमारी का पेन और बड़ा स्वेलिंग। हाँ, तो पेन तो चले गए। फिर हमने वो जब हमको, हम दोनों एक ही बैंक में थे, हमको जब समय मिलता हम रिकॉर्ड रूम में जाते, बिना किसको बोले वहां बैठ जाते और अपना काम करते। तो 1.5 महीने के बाद अंदाजा उसका जो ग्रोथ है वो नॉर्मल हो गया, ग्रोथ निकल गया, ग्रोथ डिसअपियर्ड। क्या बात सर। और बिकॉज दैट ग्रोथ डिसअपियर्ड, आई वाज कन्विंस्ड। मेरा ये चीजों पे विश्वास ही नहीं था साहब, लेकिन जब ग्रोथ चले जाती है, जिसको काटना पड़ता है, वो ग्रोथ यदि चले जाती है, तो हमें विश्वास करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। यदि साहब मैं कोई किसका बैकएक अच्छा करता या हेडेक अच्छा करता था, मैं खुद कन्विंस नहीं होता। लेकिन मेरा पहला ही जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो गैंग्लियन ग्रोथ का है, बड़ी बीमारी उस टाइम की, और बड़ी बीमारी पर्टिकुलरली ग्रोथ है। ग्रोथ ये काटना ही पड़ती है, मेडिसिन से नहीं जाती है। वो मैंने हाथ लगा के अच्छा किया, तो मैं कन्विंस हो गया कि मैं हीलर हूँ, जैसा वो साहब ने बोला था। तब तक मैं कन्विंस नहीं था। बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी आपकी सर शुरू हुई और हीलिंग की। और फिर मैंने ये चीज सीरियसली देखा। तब तक मैंने कोई सीरियसली नहीं लिया जी। जब इसका ग्रोथ चले गया, जब मैंने सोचा ये है, भगवान ने हमें एक शफा दिया है, तो क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करें जी। अभी प्रॉब्लम क्या थी कि 1982 में आप किसको बोलेंगे, अरे आपको ये तकलीफ है, मैं हाथ लगा के अच्छा करूंगा, तो लोग बोलेंगे ये पागल है, कोई नहीं मानता। तो और मेरे मन में क्या धारणा थी कि जब तक हम 20, 30, 40, 50 लोग को रोज ट्रीटमेंट देके अनुभव नहीं कमाते, तब तक हम इसके बारे में ठीक नहीं बता सकते। जी, बिल्कुल सही। तो वर्ली नाका में एक प्रभु करके एक सोशल वर्कर थे, वो मेरे को जानते थे कि ज्योतिष करते हैं करके। मैं उनको जाके मिला। वर्ली नाका में देखो 5 रास्ते मिलते हैं, वहां एक गणपतराव कदम मार्ग है, उस पर एक 60 ठोकर सी चाल है, पहले थी, अभी मालूम नहीं, अभी रीडेवलपमेंट में क्या हुआ। उसमें 200-300 रूम थे, उसमें वो साहब रहते थे, प्रभु करके सोशल वर्कर। तो मैंने उनको मिला मैं, और उनको बोला कि मैंने एक नया साइंस डेवलप किया है और मैं फ्री ट्रीटमेंट देने को तैयार हूँ, आप मेरे को पेशेंट देंगे क्या? तो उन्होंने ठीक है बोले, तो छोटी बात है। तो उन्होंने किया, मैं याद करता हूँ कि दशहरा जो था, क्योंकि हम हिंदू लोग दशहरा बहुत महत्व का मानते हैं। जी जी। 1982 दशहरा से मैंने वहां काम चालू किया। और सब ये टेक्सटाइल वर्कर थे, गिरनी कामगार लोग थे। 1982 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम टेक्सटाइल स्ट्राइक था, दत्ता सामान का बहुत बड़ा।
तो मेरे पास जो टेक्सटाइल वर्कर थे वो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास ईएसआई स्कीम था। और ऐसे पेशेंट मेरे को 40-50 पेशेंट को मैं डेली वहां जाके ट्रीट करता था। एक छोटी रूम थी जहाँ सुबह नर्सरी चलती थी, शाम को मैं उसका इस्तेमाल करता था, और वो प्रभु साहब ने वो ऑर्गेनाइज किया। वो कामगार वस्ती थी, ब्लैक बोर्ड पे लिखा, अनाउंस किया, और एक एसीएम ने वो और उसका इनॉग्रेशन किया, और दशहरा 1982 से मैं वहाँ काम करने लगा। क्या बात। मोहन सर, मैं बीच में डेली एक बात मैं बोलना चाहूंगा। मुझे याद है एक बार मेरी पहले भी आपसे इस अनुभव के बारे में बात हुई थी, और बड़ा इंटरेस्टिंग सफर जो लेबर से शुरू होकर दुनिया के कई हिस्सों तक गया हीलिंग का। और इस हीलिंग से बहुत 1 लाख से ऊपर आपने लोगों को सेवा दी है और उनकी बीमारियों को ठीक किया है। और काफी सारे पेपर्स में हमने पीपीटी में भी देखा, और काफी बड़े बड़े लोग भी आपके संपर्क में आए और इस हीलिंग से फायदा। सर, मैं जानना चाहूंगा, ये सफर तो आपकी सेवा का बहुत लंबा रहा है, इस हीलिंग को कोई पर्टिकुलर नाम आपने दिया? क्योंकि रेकी और बाकी हीलिंग्स को तो लोगों ने, और ये यूनिक आप ही की तरफ से आई है, इसका कोई नाम अगर आप मुझे बता पाए। ठीक है, ठीक है। सच बोले ना तो कोई भी हीलिंग है, वो डिवाइन हीलिंग या कॉस्मिक हीलिंग, ये 2 नाम ही हीलिंग के लिए सही है। जी, डिवाइन हीलिंग या कॉस्मिक हीलिंग? हाँ, क्योंकि जिसको जो डिवाइन नहीं मानता वो कॉस्मिक बोलेगा, साइंस वाला आदमी कॉस्मिक बोलेगा, और भगवान में ये करने वाला डिवाइन बोलेगा। एक्चुअली हीलिंग एक ही टाइप का होता है, इसको आप डिवाइन हीलिंग बोल सकते हो या कॉस्मिक हीलिंग बोल सकते हो। अब आपने जो रिकी, प्राणिक, लामापेरा, करुणा, ये जो नाम लिए, वो ब्रांड नेम है, बिल्कुल। वो हीलिंग के नाम नहीं है। और मेरा भी फ्रैंकली मेरा डिवाइन ही हीलिंग है, लेकिन थोड़ा लोगों से, ये लोगों ने रिकी नाम दिए, प्राणिक नाम दिए, उनसे अलग दिखने के लिए मैंने योगिक हीलिंग नाम दिया है। योगिक हीलिंग, जी। और योगिक हीलिंग नाम क्यों दिया है, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि मेरा भी डिवाइन हीलिंग है, मैंने योगा के थ्रू उसको डेवलप किया है। योगा का मुझे बहुत सहायता हुई है डेवलप करने में, इसलिए मैंने योगिक हीलिंग नाम दिया है। सच बोले तो ये भी डिवाइन हीलिंग ही है। और हर हीलिंग डिवाइन ही होता है, वो ऊपर वाले से आता है। जी। हीलिंग का मतलब ही वो है, जो आदमी नहीं करता है वो हीलिंग, ऊपर वाले से आता है वो हीलिंग। सर, एक बात को लेके बहुत मतलब मुझे रोमांच भी है सुन के, और 1 लाख लोगों को ठीक किया, इस सबसे बिग नंबर। नहीं साहब, ये सही नंबर नहीं है। अच्छा। क्योंकि आप अंदाजा करो साहब, मैं 38 इयर्स एक्टिव हूँ। 39 ईयर, उसमें एक साल मैं कोरोना का छोड़ रहा हूँ जी। क्योंकि ये साल में मैंने काम नहीं किया। लेकिन अक्टूबर 1982 से समझो मार्च 2020, मैं एवरी डे आई वाज एक्टिव। और कभी मैंने 50 लोगों को, कभी मैं 2 घटना आपको बोल सकता हूँ, जिसमें मैं एक दिन में 218 पेशेंट को और एक बार 125 लोगों को ट्रीटमेंट दिया। 218 एक दिन में? और एक दिन में 125 दिल्ली में हाउस खास एरिया में मैंने कैंप लिया जी। और मैं आपको बोल सकता हूँ 1997 से 2002 मैं रोज 100 लोगों को ट्रीट करता था, मिनिमम 100 को। बहुत बड़ी बात सर। मेरा चर्चगेट में एक चैम्बर था, नरीमन पॉइंट में, गेलॉट के पीछे। वहां 4 घंटे में मेरे पास 30 से 50 लोग आते थे। ये भी सर्विस करने के बाद, सुबह सर्विस करता था स्टेट बैंक में, और 3 से 7 मेरा चैम्बर था एकदम एशियाटिक पॉलीक्लिनिक गेलॉट के पीछे। तो वहां मैं 4 घंटे में 30 से 50 लोग मेरे को मिलते थे। जी। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको कि आप समझिए, अंदाजा निकालो डेली मेरा क्या टर्नओवर होगा। और 38 साल इंटू 365 डेज इंटू एनी फिगर, इट इज मोर देन द लाख। आप थोड़ा छोटा भी फिगर लेंगे, 20 फिगर लेंगे तो 3 लाख हो जाएगा। नहीं, आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट। ये तो हमने अंदाजा किया 1 लाख, ऐसा एक्चुअल मैंने, क्योंकि अपने पास कुछ रिकॉर्ड नहीं, और मेरा कोई सेक्रेटरी नहीं था, मैं अकेला काम करने वाला था, तो मेरे पास वो रिकॉर्ड नहीं है जी। लेकिन 3 लाख के ऊपर मैंने लोगों को मिला हूँ जी। और मैं ये बोल सकता हूँ 110 मेरे को बड़े लोग मिले हैं, जिसको आप बड़े लोग मिलते हैं ना, जो सामान्य आदमी जो मिल नहीं सकता, ऐसे 110 लोगों को मिले। कुछ नाम अगर आप बता पाए तो मतलब मैं
पूछना चाहूंगा। बता सकता हूँ, लेकिन बताना है वाजिबी कि नहीं मालूम नहीं मेरे को। अभी हम पहले इंडस्ट्रियलिस्ट लेंगे। जी। धीरूभाई अंबानी, मधुपत सिंघानिया, नरेंद्र सोमानी, ड्यूपॉन्ट ड्यूपॉन्ट के डायरेक्टर, सॉरी निरलॉन के डायरेक्टर ड्यूपॉन्ट, एप्लैप के चेयरमैन एमजी भट्ट, ये इंडस्ट्रियलिस्ट। चलो, विजय नवल पाटिल, ये टेलीकॉम मिनिस्टर थे, बाद में अभी गंगवार साहब है, उनको भी मैं मिला हूँ। चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका धर्म सिंह भी मेरे पेशेंट थे, और महाराष्ट्र के वसुंधरा पाटिल साहब ने भी मेरा ट्रीटमेंट लिया है। क्या बात सर। कर्नाटक के एच के पाटिल करके मिनिस्टर थे, आज वो कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रभारी है। एच के पाटिल, वो भी मेरे पेशेंट थे। वो खाली पेशेंट नहीं थे, तो उनके गांव में हुलकोटी करके उनका विलेज है, वो मेरा कैंप ऑर्गेनाइज करते थे। जी, बहुत अच्छा। आर पाटिल साहब के एक असिस्टेंट थे सिद्धाराम मेहत्रे, जो सोलापुर के थे। वो मेरा कैंप सोलापुर में ऑर्गेनाइज करते थे। जी। आर पाटिल जो होम मिनिस्टर थे ना, उनके डेप्यूटी होम मिनिस्टर थे सिद्धाराम मेहत्रे। और सिद्धाराम मेहत्रे का भी बैक एक मैंने अच्छा किया है। जी। फिर कुछ एक्टर लोग हैं, कुछ एक्ट्रेसेस है, काफी लोग मिले हैं। कैलिफोर्निया में सब बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर है, सेलिब्रिटी, आप गूगल में उसको देख सकते हैं, कीथ मैकगिल। जी जी जी। 3 लाख, उस टाइम 3 लाख की गाड़ी मेरे पास लेके आया था, जिसको स्पोर्ट्स कार। तो वो उसका बैक में मैंने ठीक किया है। ऐसे भगवान की दया से मैं काफी बड़े बड़े लोगों को मिला, और सब क्षेत्र के। आपके फील्ड में भी चिटनीस एडवाइजरी सॉलिसिटर्स, श्रीकांत भट्ट, काफी लोग हैं, लॉयर, वो भी मेरे को मिले हैं। हर क्षेत्र में अच्छे लोग मिले हैं, बड़े लोग मिले। हाँ, मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, धीरूभाई के ऐसी एक बड़ी व्यक्ति को मैं मिला हूँ, जो जसलोक हॉस्पिटल के चेयरमैन थे, मथुरा दास आसामल। और साइटिका के लिए वो मेरे पास आए थे जी। और जिस दिन वो मेरे पास आए, तो मुझे मन में एक संतोष हुआ कि हमने कुछ तो भी कमाया। एक जसलोक के चेयरमैन को हम ट्रीट कर रहे हैं, नहीं, बड़ी बात सर, तो हमने कुछ तो भी अचीव किया है। मोहन सर, मैं पूछना चाहूंगा कि भले हमें बड़े बड़े मिला नहीं हो या डिग्री नहीं मिली हो, हाँ सर, इतने बड़े बड़े लोगों को ट्रीट किया, और मैं आपसे पर्सनली मिला हूँ, बहुत डाउन टू अर्थ, हम्बल। ये क्या मतलब ईश्वर को साक्षी मान के काम करते हैं? कभी ऐसा नहीं कि प्रचार नहीं, ऐड नहीं, कुछ नहीं, ऐड भी नहीं करते आप, तो इतने लोग ऐड करते हैं आजकल टीवी में, सोशल मीडिया में। आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ, आज भी जिसको पता है वर्ड टू माउथ वही आते हैं आपके पास। लेकिन इसकी वजह मैंने पहले आपको बोला था, हीलिंग जो है ना, ये हमसे नहीं होता, ऊपर वाले से होता है जी। यदि मेरे हाथ से मिरेकल भी हुआ होगा तो मैंने नहीं किया हो, मेरे हाथ से हुआ है। हीलिंग का मतलब ये है, हीलिंग हैपेंस, यू कैन नॉट डू हीलिंग। हम जो बोलते हैं ना मैंने हीलिंग किया, ये बोलना भी गलत है। मेरे हाथ से हीलिंग हो गया, ये सत्य है। माध्यम मान के अपने आप को कि हम बिल्कुल हीलिंग में माध्यम ही है, और हम अच्छे माध्यम बने तो अच्छे हीलर बनते। सिंपल चीज है। देखो, हीलिंग के बारे में बहुत गलत धारणाएं लोगों में है। इसके बारे में बताऊं जी। पहली धारणा ये तो है कि हीलिंग ये ब्रांच ये 50 साल में या 100 साल में किसने को भी ढूंढ के निकाला है। एकदम गलत धारणा है। कोई बोलता है हीलिंग बोल तो रीति है, हीलिंग बोल तो प्राणिक है, एकदम गलत धारणा है। हीलिंग बोले तो 3000 साल पुराना है। हीलिंग हो सकता है 5000 साल पुराना है जी। हीलिंग हो सकता है 30,000 साल पुराना है जी। 3000 साल पुराना क्यों है कि जो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन था, उनमें आपको हीलिंग का गॉड मिलता है। अब कोई भी सिविलाइजेशन में जब हीलिंग का गॉड है, इसका मतलब उस टाइम हीलिंग था जी। इसलिए मैं 3000 साल बोल रहा हूँ जी। अभी 5000 साल मैंने क्यों बोला, इसका मैं आपको अंदाजा दे रहा हूँ। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, कुछ गोलियां का, वो टैबलेट लिख के देता है, उसके पीछे कुछ तो भी लिखता है RX। वो RX क्या है? वो इजिप्शियन एक देवता है होरस नाम की, आई ऑफ होरस बोलते,
उसका मॉडिफाइड एब्रीवेशन है RX। क्या बात है। इसका मतलब क्या हो गया है? 5000 साल पुराना हो गया हीलिंग। बिल्कुल सही। ठीक है। अभी आपने शमानिज्म सुना होगा, शमानिज्म। आप शमान को गूगल करो तो 30,000 साल पुराना है साहब। ठीक। इसका मतलब क्या? हीलिंग ये कोई नई चीज नहीं है, हीलिंग बहुत पुराना है। आज जो नया दिख रहा है वो हीलिंग नहीं है, हीलिंग जैसा दिख रहा है और वो बिजनेस है। मेरा तो पूरा मानना है जो हीलिंग सिखाते वो हीलिंग है ही नहीं। हीलिंग बहुत कुछ अलग है। जो साईं बाबा करते थे वो हीलिंग था, जीसस करते थे वो हीलिंग था। और जीसस और साईं बाबा रिकी नहीं करते थे, प्राणिक नहीं करते थे, ना चक्र बैलेंसिंग करते थे। तो हीलिंग मेरा मतलब बहुत बिल्कुल अलग पुराना ही है। परिभाषा दे रहे हैं आप, मतलब जो बिल्कुल। समाज की और प्रचलित परिभाषा उससे अलग परिभाषा दे रहे हैं आप। बिल्कुल। और एक बोलता हूँ, अभी हम वेद की तरफ आ रहे हैं। अभी हमने तो ग्रीक और इसकी बात की, वेद की बात कर रहा हूँ जी। हमारे वेद में क्लियर कट लिखा है, आदमी के उंगली के थ्रू अज्ञात शक्तियां काम करके बीमारी ठीक कर सकती है। ये वेद का स्टेटमेंट है। अब वेद कितने पुराने हैं? बहुत पुराने। 10,000, 15,000, 20,000 साल। तो हीलिंग भी इतना पुराना है। चलो, वेद में दूसरा भी स्टेटमेंट है हीलिंग के बारे में। हीलिंग में क्या होता है, पेशेंट हीलर से जो ऊर्जा जाती है वो पेशेंट के शरीर में चले जाती है जी। अब वेद क्या बोलते हैं, ये 4 तरह से ये ऊर्जा ट्रांसफर हो सकती है। एक आंखों से, एक देखने से, एक वाणी से, एक स्पर्श से और एक थिंकिंग से। ये नई बात। देखिए, ये 2 स्टेटमेंट अपने को वेद में मिल रहे हैं। तो ये हीलिंग ये ब्रांच अभी का हो सकता है क्या 50-100 साल पहले का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। 50-100 साल पहले जो बनाया वो मैं तो बोलता हूँ बिजनेस हो, क्योंकि वो रियल हीलिंग से अलग है। सर आपकी योगिक हीलिंग दूसरों से अलग क्यों है? मैं उसमें वही ऐसा बोल रहा हूँ क्या? ना, जी, क्या है कुछ उसमें? भी नहीं। सच बोले तो कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन क्यों अलग है, उन्होंने अलग बनाया है, उसको कॉम्प्लेक्स बनाया है। हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग कम्स फ्रॉम गॉड। आप रिकी सीखने को जाओ या प्राणिक सीखने को जाओ या दुनिया का कोई भी हीलिंग मोडालिटी सीखने को जाओ, आपको 2 चीज कॉमन मिलेंगी उसमें। वो खुद बोलेंगे आपको, वो बोलेंगे हीलिंग कम्स फ्रॉम सोर्स ऑफ हीलिंग इज डिवाइन। वो उनका एक स्टेटमेंट होगा। भले आप रिकी को जाओ या प्राणिक को जाओ, कोई भी सीखने को जाओ, पहला स्टेटमेंट क्या होगा? सोर्स ऑफ हीलिंग इज डिवाइन। और दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? यू आर ए मीडियम, यू आर ए इंस्ट्रूमेंट, जी, यू आर ए चैनल, यू आर ए वेसल और यू आर ए व्हीकल ऑफ हीलिंग। नाम बदलेंगे, बाकी आशय वही होगा। कोई मीडियम बोलेगा, कोई चैनल बोलेगा, कोई व्हीकल बोलेगा, कोई इंस्ट्रूमेंट बोलेगा, कोई वेसल बोलेगा। और एनर्जी, इट्स डिवाइन एनर्जी बोलेगा, कोई रिकी एनर्जी बोलेगा, कोई प्राणिक एनर्जी बोलेगा, कोई कॉस्मिक एनर्जी बोलेगा, लेकिन बेसिकली इट इज एनर्जी, जी, डिवाइन एनर्जी। ये 2 चीज कॉमन है जी। यहां तक ठीक है। अभी इसके बाद में वो जो सिखाते हैं वो मिसगाइडिंग करते हैं, वो सिखाना नहीं है। सीधी बात है। अब मीडियम किसको बोलेंगे? पहला स्टेटमेंट क्या है? यू आर ए मीडियम, सोर्स ऑफ हीलिंग इज डिवाइन। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? यू आर ए मीडियम। अभी मेरे सामने जो वायर पड़ी है ना साहब, वो मीडियम है। मेरे सामने जो वायर पड़ी है, इलेक्ट्रिक वायर, उसको हम मीडियम बोल सकते हैं। ठीक है? अब मुझे बताओ, वायर कुछ करती है क्या? वायर डजंट परफॉर्म, जस्ट इधर से ऊर्जा लेती है और वो फ्रिज में चली जाती है, फैन में चली जाती है। वायर का काम क्या है? खाली बहाव करना। बस वही काम हीलर का है साहब। हीलर इज ए मीडियम, हीलर शुड नॉट परफॉर्म। और अभी वो जो सिखाते हैं ना, सब परफॉर्म के सिखाते हैं। वो बोलते हैं आप औरा देखो, आप चक्रा देखो, आप सिंबल सुनो, आपका माइंड चलेगा तो आप मीडियम रहेंगे नहीं। When your mind start working, you will not remain a medium, and if you are not a medium, you are not a healer. Simple thing, sir. यहाँ डिफरेंस होता है। हम सीखने को जाते हैं, हीलिंग ये सीखने की ब्रांच नहीं है। हीलिंग इज नॉट ए आर्ट ऑफ लर्निंग, इट्स आर्ट ऑफ सरेंडरिंग।
बहुत बस यहाँ मेरा का फर्क पड़ रहा है। आप मेरे को टेक्निक पूछेंगे, हाउ सर आप बोलते हो आप सबसे अलग हो, सबसे आपका टेक्निक अलग है, तो टेक्निक क्या अलग है? तो मैं बोलूंगा माय टेक्निक मींस आई डू नथिंग एट दैट टाइम। You surrender yourself to that. जिस टाइम मैं हीलिंग करता हूँ उस टाइम मैं कुछ नहीं करता हूँ। बाकी दुनिया के सब लोग, कोई आवरा देखता है, किसके दिमाग में चक्कर चक्र चक्र रहते हैं, किस ये नहीं, उसका माइंड एक्टिव होता है। आप पूरी दुनिया में चल जाओ, एवरी हीलर्स माइंड वर्क्स, व्हाइल हियर आई डोंट यूज माय माइंड। माय माइंड I make my mind off, and that technique I learned from Patanjali or yoga. That's why I say yogic healing. Basically, it is divine healing only, but through yoga, I have corrected my mind, and I am able to do that. Great, sir. मोहन सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया और डिफरेंशिएट भी कर पाए, और आई थिंक जितने भी व्यूअर्स हमारे देखेंगे वो भी समझ पाएंगे। मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन से वो बीमारियां, रोग हैं जो योगिक हीलिंग से आप हील कर पाए हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल आप। ओके सर, तो मैं पहले बताना चाहता हूं कि मेरा हीलिंग का डिफिनेशन थोड़ा अलग है जी। हीलर वो है जो इनक्योरेबल डिसीज ठीक करेगा। बड़ी बात। हाँ, आप बैक एक ठीक करेंगे तो मैं आपको हीलर नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? मैं मेरा पर्सनल व्यूज नहीं है साहब। ये पहला अपना स्टेटमेंट क्या है कि सोर्स ऑफ हीलिंग इज डिवाइन, राइट? अभी जब इनक्योरेबल डिसीज आप ठीक करेंगे, जब भी डिवाइन इंटरवेंशन का प्रूफ मिलेगा, तब तक क्या कैसा बोल सकेंगे आप डिवाइन है? इफ हीलिंग इज डिवाइन, योर रिजल्ट शुड बी बेटर देन ह्यूमन, राइट? If healing is really divine, your result should be better than human being or doctors. Absolutely right. तो जब तक आप डॉक्टर्स जो नहीं अच्छे कर सकते, ऐसा एक भी पेशेंट ठीक नहीं करते, तब तक मेरे हिसाब से आप हीलर नहीं हो। आप हीलिंग सीख रहे हो, लेकिन जिस दिन आप ऐसा केस क्रैक करेंगे जो डॉक्टर नहीं कर सकते, एक केस, तो उस दिन आप हीलर बनने का हीलर बोल सकते हैं खुद को। क्योंकि देर क्यूरियोसिटी आ गई। वो कौन सी इनक्यूरेबल डिजीजेज हैं जो आप बात कर रहे हैं? बहुत है सर, बहुत है। जैसे सर कुछ आपको तो बड़ी लिस्ट दे सकता हूं मैं, और आपको तो देखो, वर्टिगो, एक्जिमा, सोरियासिस, विटिलिगो, फिर डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन। कहाँ इसको क्योर कहाँ है? सप्रेशन इज नॉट क्योर, गोली लेके टेम्पररी क्योर नहीं है। फिर तो और भी बड़े रोग है, मल्टीपल सिरोसिस, मसल डिस्ट्रोफी, मस्कुलर एस्ट्रोफी, मोटर न्यूरॉन डिसीज, और कितनी साहब लिस्ट दे सकता हूं। सर अगर मैं बड़ी बीमारी में कैंसर का नाम लूं तो? क्यों नहीं? कोई और मैं मानता हूं आपके पेशेंट ऐसे रहे हैं जिनको कैंसर? बिल्कुल, कैंसर क्या, कोई भी, देखो मैं स्टेटमेंट कर रहा हूं कि दुनिया का कोई भी बीमारी हीलिंग से अच्छी हो सकती है। आपके अनुभव में रहा है सर? हाँ रहा है, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा आपको जी। लेकिन कैंसर में थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मेडिसिन उसको केस खराब कर देता है। कैंसर पेशेंट मेरे पास डायरेक्टली नहीं आएगा, वो केमोथेरेपी लेके आएगा। सही बोलते हैं आप? डायरेक्टली कोई आएगा मेरे पास? और केमोथेरेपी ये सही ट्रीटमेंट नहीं है, वो खराब है। आपके अनुभव इसका मैं उदाहरण दूं आपको, इसका प्रूफ दूं आपको जी। मैं 3 बड़े आदमी का नाम लेता हूं, जो बड़े आदमी कैंसर से गुजर गए जी, और जिनके पास बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसे नहीं थे, या पैसे नहीं थे ये चीज नहीं थी। बेस्ट हॉस्पिटल्स एंड बेस्ट ट्रीटमेंट वेयर अवेलेबल टू देम, और तीनों मर गए कैंसर से। इसका मतलब क्या? कैंसर पे ठीक से आज इलाज नहीं है, जो कर रहे बिजनेस है। चलो मैं नाम लेता हूं, एक अनंत कुमार कैबिनेट मिनिस्टर थे, कर्नाटक से आए थे, और कोई हम उसको बोल नहीं सकते कि वो बहुत ओल्ड थे, यंग आदमी थे।
ओल्ड तो डेफिनेटली नहीं थे जी। वो कैंसर से गुजर गए अच्छे हॉस्पिटल में लंदन में। ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसा नहीं था, बेस्ट हॉस्पिटल में वो मर गए। फिर एप्पल के बॉस स्टीव जॉब बिलियनर थे। अरे वो तो 1 बिलियन दे देता उसका कैंसर ठीक करता तो। इसका मतलब पैसा और हॉस्पिटल आपको बचा नहीं सकते। क्यों नहीं बचा सकते? कि आज कैंसर पे ठीक से ट्रीटमेंट नहीं है। तीसरा उदाहरण देता हूँ, पर्रिकर साहब, गोवा के चीफ मिनिस्टर। तीनों लोग बुढ़े नहीं थे साहब जी, और तीनों के पास अच्छे हॉस्पिटल जाने के जा सकते थे, गए थे। इनको बचा नहीं सके। इसका मतलब क्या कि आज रियली कैंसर को मेडिसिन है नहीं। जो कर रहे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। और आपको पता लगता है कोई कैंसर पेशेंट केमोथेरेपी का जिंदा रहता है तो उसको फिर 8 साल के बाद 10 साल के बाद फिर कैंसर होता है। उसको वो रिकरेंस बोलते हैं। रिकरेंस नहीं है, जो बचे हुए सेल है फिर तैयार हो जाते हैं बड़ी संख्या में। कुछ सेल बच जाते हैं कीमोथेरेपी में और जो बचे हुए सेल फिर बढ़ जाते और फिर कैंसर बोलते, रिकरेंस बोलते वो लोग। वो सही रिकरेंस नहीं है। कीमोथेरेपी पूरे कैंसर सेल नष्ट ही नहीं होते जी। और दूसरी बात मेरा मानना है कैंसर का केमोथेरेपी सही इलाज नहीं है जी। और कैंसर ये बीमारी अलग है, बहुत अलग है, दुनिया से अलग है। कैंसर में कोई वायरस नहीं है। कौन सर कैंसर का बिल्कुल अलग मुझे प्रतीत हो रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट जितने भी हैं। अच्छा, देखिए कैंसर क्या है, देखिए मेडिकल फील्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा आप, मतलब इस आपकी सेवा को। अरे मैं तो मेडिकल फील्ड को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। मैं बोलता हूँ, मेरा भी लॉजिक उसमें बोलता हूँ जी। आई डोंट बिलीव इन मेडिकल फील्ड, पर्टिकुलरली एलोपैथिक मेडिकल फील्ड। और उसके लिए मैं रीजनिंग भी दे रहा हूँ आपको, ठीक है जी। आप मेरे को बोलते दे डू नॉट बिलीव ऑन मी। आई डोंट थिंक दैट बिकॉज दे हैव अप्रोच्ड मी, बट डॉक्टर्स हैव अप्रोच्ड मी, बट आई एम टेलिंग यू आई डू नॉट बिलीव इन एलोपैथी ऑन ए कॉन्क्रीट ग्राउंड। देखिए साहब, जो ह्यूमन जो बॉडी है वो मशीन नहीं है। वो डॉक्टर लोग भी एक्सेप्ट करते हैं जी। ह्यूमन बॉडी मशीन भी नहीं है, इट्स ए मशीन भी है और माइंड भी है। इट्स ए मिक्सचर ऑफ मशीन एंड माइंड। अपने तुम्हारा जो जी, आप जो कार चलाते वैसा मशीन नहीं है ह्यूमन बॉडी। एंड डॉक्टर लोग भी ये जानते हैं कि माइंड एंड बॉडी इज लिंक। सब जानते हैं। सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, सोरियासिस, दिस इज साइकोसोमैटिक बोलते हैं। चलो आप डर गए ना तो आपका ये जो थ्रोट है ड्राई हो जाता है। सो फियर इज ए मेंटल फिनोमिना। लेकिन वो क्या करता है मालूम है? सलाइवा को बंद कर देता है, सैलिवरी ग्लैंड को बंद कर देता है टेम्पररी। वो सलाइवा नहीं बनती करके आपका थ्रोट ड्राई होता है। राइट। इसका मतलब क्या हो गया? फियर इज ए मेंटल फिनोमिना बट इट अफेक्टेड योर ग्लैंड। चलो आप डर गए, आपका जो चेहरा है ना पीला पड़ जाता है। क्यों पीला पड़ता है? डरने की वजह से ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं राइट। और इसलिए ब्लड फ्लो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या? डर है वो आपके ब्लड वेसल को भी अफेक्ट करता है। तो ये जो हमारे जो इमोशंस है कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है और ये तो डॉक्टर जानते हैं और मानते भी है। तो ठीक है, हम सबने समझ लिया हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इट्स ए मिक्सचर ऑफ बॉडी, मशीन एंड माइंड। मशीन जैसी भी है और माइंड भी है, ठीक है। ये तो आप कन्विंस है इस पर? जी, जी। खाली मशीन नहीं है, उसमें माइंड का भी बहुत बड़ा रोल योगदान है। जी। अभी हमें मालूम नहीं 50-50 है कि 60-40 है या 70-30 है जी, लेकिन डेफिनेटली इट्स ए मिक्सचर। मोहन सर, आप कभी एलोपैथी या डॉक्टर्स के पास कभी जाना होता है या सेल्फ कर पाते हैं अपने आप को क्योर? मैं उस पर भी आता हूँ। ये मैं टॉपिक खत्म करूं पहला एलोपैथी का। जी, जी।
तो मेरे को बताओ, अभी जो आपने कोई अभी एमबीबीएस में पढ़ाई करता है, उसके बाद में एमडी को जाता है, अच्छा उसके बाद में सुपर स्पेशलिटी को जाता है अमेरिका में, या सुपर स्पेशलिटी में जाता है, चारों जगह साहब वो बॉडी का ही स्टडी करते हैं। बिल्कुल सही। एक भी जगह माइंड का स्टडी करते नहीं। बिल्कुल सही। अभी साहब आप एग्जाम दे रहे हैं और उसमें 2 पोर्शन है, ए एंड बी, और आप खाली ए को स्टडी करके 90% मार्क मिला सकेंगे क्या? सो व्हाट आई से, टोटल एलोपैथिक नॉलेज इज हाफ बेक, आधा कच्चा है, क्योंकि उन्होंने खाली बॉडी का स्टडी किया है, माइंड का स्टडी किया नहीं है। और कैंसर में बोलता हूँ ये माइंड रिलेटेड है, बॉडी रिलेटेड नहीं है। मुझे लगता है मशीन रिलेटेड नहीं है। नई बात कैंसर क्यों पैदा होता है? कैंसर क्या है? सेल डिवीजन नहीं है ना। कैंसर सेल होते हैं और हेल्दी सेल होते हैं, तो सेल डिवीजन कौन करता है? हमारा बॉडी करती है, हमारी इंदर ऑर्गेनाइजेशन करती है। वहां जब डिस्टरबेंस होता है तब कैंसर सेल फॉर्म होते हैं। और वहां यदि उसका रूट कॉज यदि माइंड में है तो आप केमोथेरेपी से क्या करोगे? आप फांदिया कट करके रूट रखेंगे, जैसा रूट कॉज की तरह माइंड में है कैंसर का, तो झाड़ की फांदी तोड़ के कुछ फायदा होगा क्या? एलोपैथी की ये बात है साहब, दे हैव निग्लेक्टेड माइंड, दो दे नो माइंड हैज ए बिगर पार्ट इन द बॉडी। फिर ऐसे साइंस को हम बराबर नहीं बोल सकते जिन्होंने एक पोर्शन को ख्याल ही नहीं दिया है। इसलिए हमें क्रिटिक ऑफ एलोपैथी। और मैं मानता हूं आदमी को मेडिसिन लगता ही नहीं। अच्छा। And in my opinion, the best medicine is no medicine. Best medicine is no medicine. No medicine is the best medicine. Very bold. So I will recommend 3 medicines. One is no medicine is a good medicine. Meditation and laughter. Meditation and laughter. मेडिटेशन, यदि बीमारियां हमारा दिमाग पैदा करता है तो हम दिमाग को अच्छा करेंगे। मेडिटेशन ओनली कैन कूल योर माइंड, स्टेबलाइज द माइंड, एंड इफ योर माइंड इज ओके योर बॉडी इज ओके। एब्सोल्युटली एग्री। मन चंगा तो कटोरी में गंगा। बिल्कुल सही। मन चंगा तो आप भी चंगे हैं। देखिए आप किसका भी इंटरव्यू लिए, कौन सी बीमारी हुई, उसका दिमाग कैसा है, वरीज, टेंशन, एंजाइटी, ग्रीड, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये रियल कॉजेस होती है साहब बीमारी की। कैंसर ऑटोमेटिक नहीं आता है। मोहन सर, एक सवाल आ रहा है मन में, इतने लोगों को जो ठीक किया है तो क्या आप उनको परमानेंट क्योर कर पाए, या वो एक टाइम बीइंग रिलैक्स या वो दे पाए? मतलब इट वाज इट ए परमानेंट क्योर टू द पीपल? अच्छा कृष्ण है साहब, मैंने पहले ही बोला हीलिंग, मेरा हीलिंग का डेफिनेशन क्या बोला आपको, तो आधा ही बोला मैं। हीलिंग का मेरा डेफिनेशन वो है, एक तो वो इनक्योरेबल अच्छा करे, वो हीलर है जी। और दूसरी बात, हीलिंग ये परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट, ये सेपरेशन नहीं हो सकता एलोपैथी जैसा। इसका मैं किस्सा बताता हूं आपको। समय है अपने पास? हाँ सर, समय है, करीब 10 मिनट का समय है हमारे पास। ठीक है। तो ये 1997 की बात है। मेरे पास एक आदमी आए गुलबर्गा से 10 घंटा जर्नी करके मेरे पास आए। उनका नाम था यशवंतराव पाटिल, गुलबर्गा से आए। वो AICC के मेंबर भी थे। उनको स्लिप डिस्क हुआ था और उस टाइम उनका उम्र था 62। और निमोस करके बहुत फेमस हॉस्पिटल है बेंगलोर में। उन्होंने बोला हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। उसके बाद वो स्लिप डिस्क के पेशेंट मेरे पास आए और मेरे से ट्रीटमेंट लिया और उनको 16 वीक्स में मैंने उनको अच्छा किया। अच्छा। लेकिन मैं क्यों उनका उदाहरण दे रहा हूँ, नाउ टुडे ही इज 84। अच्छा। बट ही डजंट हैव स्लिप डिस्क। दैट्स वेरी गुड एग्जांपल।
लाइव इवन टुडे अभी मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैं उनको फोन नंबर और वो भी दिया था, कौन सा लाइव पॉजिटिव में उनका नाम दिया था मैं। आज 22 साल हो गए, 22 क्या 24 साल हो गए, आज उनको फिर से वो प्रॉब्लम नहीं है। और बेंगलोर के हॉस्पिटल बोलते थे कि हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। तो हीलिंग ये परमानेंट होना है, क्योंकि हीलिंग में क्या होता है, हीलिंग में योर कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज ट्रीटेड। ये देखो, अभी आप पूछेंगे आप हीलिंग करते हो, एक्चुअली क्या होता है हीलिंग में, वी आर नॉट ट्रीटिंग योर डिसीज, हम आपको फिट कर देते हैं। द मोमेंट यू बिकम फिट, the disease doesn't exist. Very good, sir. So जो healing treatment is never a disease related treatment, it is a fitness related treatment. हम उसको चंगा कर देते हैं, और जब चंगा करते हैं ना तो बीमारी तो हो सकता है आपने मुझे एक समस्या बोली होंगी, आपके तीनों समस्या चले जाती जो बोली नहीं होंगी वो, क्योंकि हम क्या करते हैं आपको चंगा बना देते हैं। So it is not a treatment to a disease, it is treatment for your fitness. मोहन सर, इसको मैं मान लिया आपने बोला वो लोग कमर्शलाइज करते हैं सब, लेकिन आप उम्र के इस पड़ाव पे भी हैं, इस लीगेसी को आगे रख के दे के जाना चाहिए मुझे लगता है। क्या इस बारे में भी आपने कुछ सोचा है कि सिखाने के लिए? मैं सीख चुका हूँ, आप प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, और भी कुछ लोग हैं, क्या लीगेसी को कितना आप इसको धरोहर को दे के जाइएगा सर? हाँ, हम वो कोशिश कर रहे हैं, और अभी कोरोना में मिलना संभव नहीं है तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। और मैं मानता हूँ कोई मेरे से सीखे और उस 2 साल का समय दे उस पर, जो मैंने सिखाया उस पर, तो 2 साल के बाद वो ऐसा काम कर सकेगा जिसको हम मिरेकल बोल सकेंगे। आपकी जो सिखाई पद्धतियों को, क्या है, लोगों का इंस्टेंट चाहिए, 2 दिन में लोगों को सीखना है। लेकिन मेरे पास कोई आता है जिसको सीखने की इच्छा है और सेवा करने की इच्छा है, तो 2 साल उस पर देता है, तो मैं मानता हूँ वो ऐसा कुछ काम करेगा जो कोई नहीं कर सकेगा, मिरेकल कर सकेगा एक तरह से। क्योंकि हीलिंग का मतलब ही वो है कि जो अशक्य काम है करके दिखे, क्योंकि डिवाइन पावर है ना उसमें। सेवा की भावना भी चाहिए सर, आपने कहा। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है साहब, क्योंकि देखो जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका सरनेम क्या है? त्यागी। तो वो त्यागी भावना होना चाहिए साहब। अनकंडीशनल लव की बहुत जरूरी है जी। नहीं, अनकंडीशनल लव के सिवाय कोई मिरेकल नहीं कर सकेगा, भले वो और ये हीलिंग सीखने की ब्रांच नहीं है, ये तो अनकंडीशनल लव रहे तो आप मीडियम बनना है और बस हीलिंग करना है। और मीडियम बनना है बोले तो कुछ नहीं करना है। हीलिंग इज एफर्टलेस। 2-3 मैं वाक्य बोलता हूँ, आप 2-3 वाक्य बोलता हूँ, इससे आपको लोगों को अंदाज आएगा। हीलिंग हैपन्स, आई कैन नॉट डू हीलिंग, हीलिंग हैपन्स थ्रू मी इन ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड। मन की विशिष्ट अवस्था में मेरे हाथ से हीलिंग हो जाता है। मैं हीलिंग नहीं कर सकता हूँ, ना मैं हीलर हूँ। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, हीलर के लिए हीलिंग इज एफर्टलेस। एफर्ट करते वो हीलिंग नहीं, विदाउट एफर्ट हीलिंग हो जाता है। और हीलिंग ये सिखाया नहीं जा सकता है, इसके लिए सरेंडर होना जरूरी है। ये बुकिश नहीं है। बाकी चीजें है ना, बाकी सब्जेक्ट आप सीख सकते हो, लेकिन हीलिंग सीखने की ब्रांच नहीं है, क्योंकि हीलिंग डिवाइन है। हम लॉ पढ़ सकते हैं, क्यों? तो लॉ नहीं बोलता है लॉ इज डिवाइन, लेकिन हम हीलिंग का पहला ही सेंटेंस क्या है? सोर्स ऑफ हीलिंग इज डिवाइन। ये बुक से नहीं आएगा। तो ये ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स, ये ग्रैंड मास्टर, ये डिग्रीज खोटी है, क्योंकि सीखना ही नहीं है तो डिग्रीज कहाँ से आएगी? और साहब जितना सीखेंगे ना उतना आप मीडियम नहीं रहेंगे, उतना खराब। हीलिंग में जितना सीखोगे उतना नुकसान करोगे, क्योंकि हीलिंग मीडियम नहीं बन सकते आप। जितना दिमाग चलेगा उतना मीडियम बनना मुश्किल हो जाएगा। बाकी सब सब्जेक्ट में तुम जितना पढ़ोगे उतना ऊपर जाओगे, लेकिन हीलिंग में जितना पढ़ोगे उतना नीचे जाओगे, क्योंकि हीलिंग में सरेंडर होना है, दिमाग लगाना नहीं है, पढ़ना नहीं है। यही लोग समझते नहीं करके मैं अलग दिखता हूँ, वैसा मैं कोई अलग नहीं हूँ। मैं जो वाक्य जो पकड़ के रखे हैं कि यू आर ए मीडियम, बस उसको ही पकड़ के रखा हूँ जी। उससे ये लोग डेविएट हो रहे हैं करके
उनके इफेक्टिव भी नहीं हो रहे और उसके हीलिंग में मजा नहीं। मैं मानता हूँ, देखो मेरा अंदाजा ऐसा है कि 10 लाख लोगों ने हीलिंग सीखा है, रिकी प्राणिक, दुनिया भर में 10 लाख लोगों के ऊपर लोगों ने, लेकिन आप 10 नाम भी नहीं ले सकते हो कि जो अच्छे हीलर है। क्यों? उनको जो सिखाया गया वही गलत है। बड़ी बोल्ड अरे स्टेटमेंट दे रहे हैं सर आप। हाँ सर, और उसके आगे और मैं बोल्ड स्टेटमेंट करने वाला थोड़ी बात, छोटा सा। अच्छा, जैसे 10 लाख छोड़ दो, 10,000 भी अच्छे हीलर होते ना, तो फार्मा इंडस्ट्री और हॉस्पिटल पे उसका असर गिरता? कुछ असर गिरा नहीं है। सब लोग हॉस्पिटल चल रहे हैं क्योंकि अच्छे हीलर ही नहीं है। चलो मैं एक लास्ट स्टेटमेंट कर रहा हूँ, जो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा लेकिन सही है वो जी। डिप्रेशन, माइग्रेन, इंसोम्निया जो इनक्योरेबल माने जाते हैं, ये मैं या मेरी पद्धति से 7 मिनट या 7 दिन में अच्छे हो सकते हैं। कितना? 7 मिनट या 7 दिन में। डिप्रेशन, इंसोम्निया एंड माइग्रेन। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। इसकी वजह भी बोलता हूं मैं। देखो डिसीज के 2 टाइप होते हैं, फंक्शनल और ऑर्गेनिक। फंक्शनल डिसीज में क्या होता है? ऑर्गन इज इंटैक्ट, सब पेशी सेल्स सब जैसे ठीक है, बाकी सब ठीक है, क्लिनिकल एग्जाम करेंगे कुछ गड़बड़ नहीं है। और ऑर्गेनिक में कुछ तो भी दिखता है, एक्सरे में, एमआरआई में, इसमें, हाँ, ब्लड। तो फंक्शनल जो डिसीज है वो 7 दिन के अंदर अच्छे हो सकते हैं जी। और जो तीनों मैंने मेंशन किया है वो फंक्शनल डिसीज है। फंक्शनल डिसीज, क्या बात, ऐसा मैंने मेंशन नहीं किया है। माइग्रेन, इंसोम्निया और डिप्रेशन, ये कहाँ आपको दिखेंगे नहीं, एमआरआई में या कोई टेस्टिंग में दिखेंगे नहीं जी। तो ये 7 दिन में अच्छा होना संभव है। क्यों? कि यहाँ कुछ बनना नहीं है। जैसा अभी कोई ऑर्गेनिक डिसीज बोले तो क्या नया सेल बनना है, नया टिश्यू बनना है, उसका चीज हो गया, जैसा कार्टिलेज वेयर आउट हो गया आपको बोलेंगे, तो नया कार्टिलेज बनना पड़ेगा ना। जोशी सर, एक नाम मेरे माइंड में आया, मतलब मैं लेना चाहूंगा कि हार्ट की बीमारी या फिर जो लोग कार्डियक या फिर कोलेस्ट्रॉल वाले इश्यूज से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, इस हीलिंग में जो आप सिखाते हैं योगिक हीलिंग में, क्या वो लोग भी क्योर हो सकते हैं या आराम पा क्यों सकते नहीं? हैं? देखिए यहाँ डिसीज का प्रॉब्लम नहीं, एनी डिसीज कैन बी क्यूर्ड। और मैं मेरा तरफ से बोलता हूँ, मैंने हार्ट का होल और हार्ट का वाल अच्छा किया है। लेकिन ये छोड़िए, हीलिंग का मतलब क्या है? देखिए कल मेरे पास अंधा आया और वो भी दिखने लगा तो मेरे को ताज्जुब नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ हर किस्म का अंधा मेरे से अच्छा होगा, लेकिन हीलिंग में ये होना चाहिए। हो सकता है कुछ अंधे ठीक हो सकते हैं, कुछ बहरे ठीक हो सकते हैं, सब ठीक होंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। सो डिसीज इज नॉट ए लिमिटेशन, सम पीपल कैन बी ए लिमिटेशन। तो मुझे अपना स्टेटमेंट बदलना पड़ेगा, जो लाखों लोग ठीक हुए हैं उनको ईश्वर ने या डिवाइन ने ठीक किया है मोहन जोशी जी के थ्रू। हाँ, लेकिन मैंने नहीं किया, मेरे हाथ वहां लग गए बस। मैं करेक्ट कर रहा हूँ इसलिए कि मैंने कहा आपसे, आप ही के, बिल्कुल आपका जो विजन है और आपकी बातों को ही मैं रख के आगे ये बोल रहा हूँ इस बात को। मोहन सर, इस इंटरव्यू के बाद कुछ लोग या कुछ ऐसे जिज्ञासु लोग होंगे जो सीखना चाहेंगे आपसे। मैं पर्सनली सीख चुका हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको इस प्लेटफॉर्म न्यूमरो योगी के लेके आऊँ। और मैं इत्तेफाकन नंबर नहीं दे पाया, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर भी रहेगा। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं पब्लिकली आपका नंबर बोल सकता हूँ, सो दैट पीपल कुड कॉन्टेक्ट यू फॉर 2 पर्पजेस। एक, सिखाने के लिए तो आप खुद पात्र चुनते हैं जो सीखने योग्य हैं, और दूसरा, जो लोग इस तरह की कई सारी डिजीज से सफर कर रहे हैं उनको क्योर करने के लिए भी आप कॉन्टेक्ट सर से कर सकते हैं। ये अल्टरनेट थेरेपीज हैं, ये डिवाइन थेरेपी है जिसको योगिक हीलिंग का नाम सर ने दिया है, और मैं कहूँगा एक इन्वेंशन है ईश्वर के द्वारा माध्यम बन के। और सर का नंबर है, मोहन जोशी जी का नाम है, 7506262009। मैं रिपीट करूंगा, 7506262009।
009 आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मोहन सर बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा। कोई आखिरी संदेश आपका इस कोरोना के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? लोग बहुत परेशान हैं। अगर बस मेरा तो बोलना है सबको, एंजॉय ईच मोमेंट। कल का मत सोचो, अभी का मोमेंट एंजॉय करो, और जब तक आप एंजॉय करेंगे लाइफ में हंसी रहेगी, तब तक बीमारी दूर भागेगी। सो एंजॉय ईच मोमेंट, डोंट बॉदर फॉर टुमारो, डोंट बॉदर फॉर द पास्ट, लुक एट द फ्यूचर एंड प्रेजेंट एंड लिव एट द प्रेजेंट। बहुत अच्छा सर आपने कहा। ये जो आपके विचार हैं थोड़े से मैं कहता हूँ समाज में बदलाव लाने वाले भी हैं अगर इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। और आपकी इस योगिक हीलिंग को सीख कर, अगर आपने भी हमसे कहा था जब हम आपके पास आए थे कि अगर 5 लोग भी इसको सीख लें पूरे सरेंडर मोड में आके दिलो जान से, तो आगे पता नहीं हजारों लाखों लोगों का भला वो कर पाएंगे। ये आपका विजन था, मुझे याद है आज भी, और कुछ कोशिश जारी है अभी भी कि उस विजन को फॉलो कर सकें। मोहन जोशी सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से उन लाखों लोगों की तरफ से जिन्होंने आपसे उपचार लिया, आपने उनको ठीक किया, और उन सभी की तरफ से जो ये अपेक्षा करके बैठे हैं या आपसे कभी मिलना चाहेंगे कि जो डिजीजेस इंक्योरेबल भी हैं, उनका इस दैविक योगिक मैं कहूँ क्रिया में कहूँ या फिर हीलिंग में कहूँ उपाय है, एक बार विश्वास करके आप इसको फॉलो करें, अप्लाई करें। और आपकी जो डॉक्टर की मेडिसिन वगैरह है वो एक अलग माध्यम है। सर ने कहा कि उनका और इनका सोच का फर्क है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको मेरे ख्याल में मेडिकल फील्ड अभी तक पूरी तरह से समझ भी नहीं पाया है, और उसमें भारतीय वैदिक शास्त्रों में और विद्याओं में बड़े सारी चीजें बताई गई हैं। सर आपने एक बार ये भी कहा था कि जो पुराने टाइम में हमारे बड़े बुजुर्ग हाथ से आशीर्वाद देते थे, ये भी हीलिंग का एक हिस्सा है, एक तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल, और माता जी जो बच्चे पे हाथ रखती है वो भी हीलिंग है। वो भी हीलिंग है, जो आशीर्वाद सर पे रख के दिया जाता है। देखो, माता जी का हाथ जब बढ़ता है बच्चा शांत हो जाता है, वो भी हीलिंग का बड़ा उदाहरण है। अब जी हीलिंग इतना सिंपल है, इनको ये लोगों ने कॉम्प्लेक्स करके रखा है, जी। सिखाने वाले लोगों ने। तो हीलिंग इज अ इस सिंपल एक्ट। जी जी, और इस कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ही साधारण सरल शब्दों में हमारे साथ लेकर आए थे श्री मोहन जोशी सर। सर आपका निम्र योगी के मंच पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि किसी दिन प्रैक्टिकल और लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको इसी मंच पे दोबारा लेके आऊं, जब आप कुछ लोगों को क्योर कर रहे होंगे। सर आने का निम्र योगी के मंच पे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी आपका आभारी हूँ, मुझे ये मौका मिला कुछ बात करने का, आपने मौका दिया। थैंक यू, थैंक आभारी यू। हूँ। थैंक्स टू गुड लक ईश्वर, टू यू। थैंक्स टू डिवाइन एंड आपके थैंक्स टू काम को भी मेरे आपको मेरे आशीर्वाद और शुभेच्छा, आपके काम के लिए भी और आपके लिए भी। शुक्रिया सर।